हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यतिन क्लासेस। माय नेम इज यतिन सोनी और आज से मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ इकोनॉमिक्स की फुल सीरीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू ले लेते हैं कि पूरे इकोनॉमिक्स में हमारा क्या सिलेबस रहने वाला है, कितनी हमारी बुक्स है और पूरे साल में हमें कितनी पढ़ाई इसके अंदर करनी है। तो चलिए देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स में इस साल हमारी दो बुक्स रहने वाली हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल इस साल हमारे 12 चैप्टर्स रहेंगे, जिसे 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट में आपके 4 चैप्टर्स हैं, सेकंड में 2 हैं, थर्ड में 3 हैं, फोर्थ यूनिट में आपके 1 चैप्टर है एंड फिफ्थ यूनिट में आपके 2 चैप्टर हैं। टोटल मिला के आपकी 40 मार्क्स की बुक आने वाली है। वहीं अगर हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, इसकी भी वेटेज 40 मार्क्स रहने वाली है और इसके अंदर हमारी 3 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट में आपके 3 चैप्टर है, यूनिट सेकंड में आपके 6 चैप्टर है और यूनिट थर्ड में आपका 1 चैप्टर है, जिसमें टोटल मिला के 10 चैप्टर्स हैं। तो अगर मैं दोनों बुक्स की बात करूं तो आपके टोटल चैप्टर्स 12 प्लस 10, टोटल चैप्टर्स आपके 22 रहने वाले हैं, जिनकी वेटेज आपकी 80 मार्क्स की रहेगी। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है नेशनल इनकम। आज हम नेशनल इनकम से स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें हमारे 4 चैप्टर हैं। तो चलिए देखते हैं आगे नेशनल इनकम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था तो हमने उसकी एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो भी इकोनॉमिक बिहेवियर होता है उसे इंडिविजुअल लेवल पे, छोटे लेवल पे माइक्रो में पढ़ा जाता है। बट अगर हम मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेके पढ़ता है, पूरी इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ता है। What is macroeconomic? It studies economic behavior at the level of economy as a whole। पूरी इकोनॉमी को जब हम एक साथ पढ़ेंगे तो हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम कोई बात नहीं करेंगे। मतलब इन मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। द थर्ड वन इज प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर सॉल्व्ड थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबको हम एक इकोनॉमिक प्लानिंग, एक इकोनॉमिक कमेटी बैठती है, प्लानिंग की जाती है, उसके थ्रू सॉल्व की जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, उन सब के लिए प्लानिंग की जाती है। मतलब पूरे देश के बारे में अगर हम बात करेंगे, पूरी इकोनॉमी, पूरे इंडिया के बारे में बात करेंगे, तो हम उसे सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहली चीज हम इसमें देखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए हमें सबसे पहले 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। वो 4 चीजें क्या होती हैं? आपको अगर कुछ भी प्रोड्यूस करना है अपनी कंट्री के अंदर तो आप लोगों को 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो 4 चीजें क्या हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर। दीज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आपको पढ़ाने के लिए मुझे एक जगह चाहिए थी, उसके बाद मुझे लेबर चाहिए थी जो कि मैं खुद हूं, उसके बाद मुझे पैसा चाहिए था, जैसे लाइटिंग हो गई, फोन हो गया, कैमरा हो गया, एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर हो गए, उन सब चीजों के अंदर पैसा था, और एक मेरे को एंटरप्रेन्योर मालिक चाहिए था जो इन सब चीजों को संभाल सके। तो किसी भी चीज को अगर आप प्रोडक्शन करते हो, किसी भी चीज की प्रोडक्शन करते हो, तो आपको उसके लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। और वो 4 चीजें क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड पे जो हम पे करते हैं उसे हम बोलते हैं रेंट, एंड लेबर को जो हम पे करते हैं उसे हम बोलते हैं वेजेस। कैपिटल पे हम पे करते हैं इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को पे किया जाता है प्रॉफिट। दीज आर नोन एज फैक्टर पेमेंट्स। दीज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए हमें 4 चीजें चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और उन चारों चीजों पे जो हम पे करते हैं, लैंड पे हम रेंट पे करते हैं, लेबर को हम वेजेस देते हैं, कैपिटल पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं एंड एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट पे करते हैं।
सबसे पहला कॉन्सेप्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे सेकंड पॉइंट, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के अंदर 4 तरीके के सेक्टर होते हैं। 2 सेक्टर इकोनॉमी, एक होती है 3 सेक्टर इकोनॉमी, और एक हमारी होती है 4 सेक्टर इकोनॉमी। बेटा 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर कौन कौन आता है? बेटा 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर एक हम लोग आते हैं, हाउस होल्ड, और सेकंड होती है हमारी फर्म्स। हाउस होल्ड हम लोग हो गए, फर्म्स जो कोई प्रोडक्शन करेगा। तो अगर मैं 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करूंगा तो यहां पे हाउस होल्ड और फर्म आने वाले हैं। अगर हम 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे तो इसमें आएंगे हाउस होल्ड प्लस फर्म्स प्लस गवर्नमेंट सेक्टर। तो अगर हम 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करने वाले हैं तो इसमें 3 सेक्टर इंक्लूड होंगे, एक हमारा हाउस होल्ड होगा, एक hamaरी फर्म्स होंगी, और थर्ड वन इज गवर्नमेंट। उसके बाद आती है हमारी 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमारे हाउस होल्ड होंगे, प्लस फर्म्स होंगी, प्लस गवर्नमेंट सेक्टर होगा, और साथ में ऐड हो जाएंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ? अब्रॉड, मतलब फिरंगी। अगर हम फिरंगियों को भी ऐड कर लेंगे तो इनके साथ हमारे क्या बन जाएंगे? 4 सेक्टर इकोनॉमी बन जाएगी। तो 3 तरीके के सेक्टर्स हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर में कौन कौन है? हाउस होल्ड एंड फर्म्स। 3 सेक्टर इकोनॉमी में कौन ऐड हो जाता है? गवर्नमेंट। एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी में कौन ऐड हो जाता है? हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है। बेटा इकोनॉमी को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक इकोनॉमी होती है ओपन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी होती है हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी। एक इकोनॉमी का टाइप होता है ओपन इकोनॉमी, एंड एक इकोनॉमी हमारी होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें कोई सा भी देश आके अपनी प्रोडक्शन कर सकता है, अपने सामान को बेच सकता है, या फिर हम किसी बाहर के देश को बेच सकते हैं। तो अगर हम इन 3 सेक्टर्स की बात करें तो विदेशियों के साथ जो सेक्टर रिलेशन दिखा रहा है वो कौन सा सेक्टर है? ओनली 4 सेक्टर। 2 सेक्टर के अंदर कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं था, 3 सेक्टर के अंदर कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं था, ओनली 4 सेक्टर के अंदर हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था। तो 4 सेक्टर इकोनॉमी को हम लोग बोलेंगे ओपन इकोनॉमी। एंड क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसमें हम विदेशियों के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ना हम वहां पे इंपोर्ट करवा सकते हैं, ना हम उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो 2 सेक्टर एंड 3 सेक्टर इकोनॉमी में अगर आप लोग देखोगे तो हाउस होल्ड, फर्म प्लस गवर्नमेंट 3 सेक्टर आए, पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारा इंक्लूड नहीं हुआ, तो इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। तो 2 तरीके की इकोनॉमी आ गई आपकी, एक होती है 2 सेक्टर इकोनॉमी और एक 3 सेक्टर इकोनॉमी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। आप लोगों को 3 सेक्टर पढ़ने हैं, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर। खुशी की बात यह है कि 12th क्लास के अंदर हमें ओनली 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, ना हमें 3 सेक्टर के बारे में पढ़ना है, ना हमें 4 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। ओनली जो भी रिलेशन होंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड और फर्म के बीच में स्टार्ट होंगे। फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या कहता है कि हमें 2 सेक्टर इकोनॉमी में ये देखना है कि कैसे इनकम एक सर्कल में, एक सर्कुलर फ्लो में सर्कुलेट होती है। हमारे 2 सेक्टर थे, एक सेक्टर था हाउस होल्ड एंड द सेकंड सेक्टर वाज फर्म। हमारे देश में 2 सेक्टर है, एक हाउस होल्ड है और एक हमारी फर्म सेक्टर है। हम लोग हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करवाएंगे? एज अ हाउस होल्ड हम लोग फर्म को प्रोवाइड करवाने वाले हैं फैक्टर सर्विसेज। अभी हम लोगों ने देखा फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं। फैक्टर सर्विसेज सर होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हम लोगों ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई, फर्म ने फैक्टर सर्विसेज का यूज किया और इसके बदले हमें इन्होंने पेमेंट करी, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट
यहाँ पे फर्म को हम लोगों ने, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी और फर्म ने हाउस होल्ड को उसके बदले पेमेंट दे दी, दैट इज नोन एज फैक्टर पेमेंट। उसके बाद फर्म ने कुछ प्रोडक्शन की होगी, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बनाए होंगे, उन गुड्स एंड सर्विसेज को उन्होंने किसे बेचा होगा, हाउस होल्ड को, क्योंकि इकोनॉमी में दो सेक्टर हैं, एक हाउस होल्ड और एक फर्म, थर्ड सेक्टर कोई है नहीं। जितना भी प्रोडक्शन किया फर्म ने वो सारा का सारा किसे बेचा गया, सारा का सारा हाउस होल्ड को बेचा गया। अब यहाँ पे हाउस होल्ड के पास, फर्म के पास से क्या आते हैं सर, गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उन लोगों ने बनाए होंगे वो सारे के सारे फर्म ने हाउस होल्ड को दे दिए, बेच दिए। अब हाउस होल्ड की पॉकेट में पैसा था, किसके नाम का था सर, फैक्टर पेमेंट आई थी, मतलब उनके पास फैक्टर इनकम थी। अब इन्होंने वो पेमेंट किसको दे दी होगी, वापस फर्म को दे दी होगी इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म ने क्या किया होगा, जो भी सामान बनाया गया वो सारा का सारा परचेज कर दिया, किससे, फर्म ने। हाउस होल्ड ने यहाँ पे क्या किया होगा, जितना भी सामान फर्म ने बनाया वो सब खरीद के वापस पैसा किसको दे दिया, फर्म्स को दे दिया। अब एक बार तो हमारे पास पैसा हाउस होल्ड के पास आया और उसके बाद वापस किसके पास चला गया, फर्म के पास चला गया। तो इकोनॉमी में जो पैसा होता है वो एक सर्कुलर फ्लो में घूमता है। आप लोगों के पास से पैसा मेरे पास आया, मेरे पास से किसी और के पास जाएगा, किसी और से किसी और के पास जाएगा। तो इस तरीके से जो मनी है वो एक सर्कुलर फ्लो में घूमती रहती है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है आपका, वो बताता है कि इकोनॉमी में मनी एक सर्कुलर फ्लो में फ्लो करती है या सर्कुलेट होती है। इसके लिए इन लोगों ने 3 फेसेस बनाए। तो यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर 3 तरीके के फेसेस दिखाई दे रहे होंगे। जनरेशन फेज, जनरेशन में मतलब जनरेट करना, किस चीज को जनरेट करना, गुड्स एंड सर्विसेज को। गुड्स एंड सर्विसेज क्या, प्रोडक्शन करनी। प्रोडक्शन कौन करेगा, फर्म करेगी। फर्म कैसे करेगी, फर्म करेगी विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, जो हाउस होल्ड ने किसको दी है, फर्म्स को। अब फर्म्स के पास क्या आ गई, फैक्टर सर्विसेज आ गई। फर्म वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएगी, तो जो हमने फैक्टर सर्विसेज दी उसकी हेल्प से जो प्रोडक्शन करेंगे, कौन करेगी, फर्म करेगी। उस प्रोडक्शन वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं जनरेट करना। उन्होंने जनरेट करा गुड्स एंड सर्विसेज को। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने देखा कि फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने फर्म को दी और फर्म ने उससे क्या किए, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने प्रोड्यूस किए उसे हम बोलते हैं जनरेशन फेज। उसके बाद फर्म ने हाउस होल्ड को पेमेंट करी, किस चीज की, फैक्टर पेमेंट। किस फॉर्म में, लैंड के ऊपर रेंट दिया, लेबर को वेजेस दिया, कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट पे किया गया। तो ये जो पे किया गया दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूट किया इन फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम्स टू हाउस होल्ड। फैक्टर इनकम आई किसके पास आई, फर्म से हाउस होल्ड के पास आई इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई और फर्म ने हाउस होल्ड को क्या पे कर दिया है, फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट्स पे कर दिए हैं। उसके बाद हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई और वो किसको बेची, हाउस होल्ड को बेच दी। हाउस होल्ड ने वापस पैसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से उन्हें दे दिया, डिस्पोज कर दिया। डिस्पोजिशन का मतलब होता है खर्च करना, डिस्पोज ऑफ कर दिया। जो भी पैसा हाउस होल्ड ने कमाया था वो सारा का सारा पैसा वापस किसको दे दिया, फर्म को दे दिया इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये थे हमारे 3 फेजेस, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हमारी इकोनॉमी में जो इनकम होती है वो एक सर्कुलर फ्लो में घूमती है। हाउस होल्ड के पास पैसा आया फर्म से और फिर वापस हाउस होल्ड के पास से पैसा चला गया फर्म के पास। तो अब हम देखते हैं सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन को। सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन से पहले हम उसकी एजम्पशंस को देख लेते हैं कि सर्कुलर फ्लो को बनाने से पहले हमें किन चीजों को मान के चलना है। यहाँ पे 2 ही सेक्टर रहने वाले हैं। कौन कौन से सेक्टर रहेंगे सर, हाउस होल्ड प्लस फर्म। यहाँ पे थर्ड सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। सेकंड इसकी एजम्पशन है कि इकोनॉमी में किसी भी तरीके की सेविंग्स नहीं होगी। जितना पैसा कमाया जाएगा हाउस होल्ड के थ्रू वो सारा का सारा खर्च कर दिया जाएगा एज एन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड पॉइंट,
टोटल प्रोडक्शन, जितनी प्रोडक्शन करी हमारी फर्म्स ने वो सारी की सारी किसके इक्वल होगी, टोटल कंजम्पशन के। मतलब इन्होंने जितना प्रोड्यूस किया, 1 लाख रुपए का सामान इन्होंने प्रोड्यूस किया, उतना का उतना हमारे हाउस होल्ड परचेज कर लेंगे। एंड फैक्ट पॉइंट, फैक्टर इनकम इक्वल होगी फैक्टर पेमेंट्स के। जो फैक्टर पेमेंट्स फर्म हाउस होल्ड को पे करेगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगी जो उन्हें रिसीव होगी। डेफिनेशन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की क्या कहती है, कहती इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये एक साइकिल है जिसमें इनकम को जनरेट किया जा रहा है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। मैंने अभी आप लोगों को 3 फेज बताए। पहला जनरेशन फेज, जनरेशन फेज की डेफिनेशन क्या कहती थी कि वहां पे हम प्रोडक्शन करते हैं। डेफिनेशन देखो, ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ, पहला हमने जनरेशन फेज देखा। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन किया फैक्टर पेमेंट्स का फर्म्स ने हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड के पास पैसा आया इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एंड फाइनली हाउस होल्ड ने सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया था एज एन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। जो हमने अभी जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज देखे, उन तीनों फेजेस से ही हमारी ये पूरी डेफिनेशन तैयार हो चुकी है। आई होप सर्कुलर फ्लो आपको समझ में आया होगा। जो भी पैसा हमारे पास आता है वो सारा का सारा हम खर्च कर देते हैं किसमें, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे 2 चीजें और थी। अगर हमारी इकोनॉमी में मनी नहीं होती, अगर हमारी इकोनॉमी में मनी नहीं है, या पुराने जमाने के टाइम पे आप जाओगे, ठीक है, मुगल्स के टाइम पे, जिस टाइम पे करेंसी नहीं होती थी, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था। आज के टाइम भी आप देखते होंगे आपके घर के आसपास में बहुत सारे लोग आते हैं जो बार्टर सिस्टम के तौर पे पुराने कपड़े के बदले कुछ बर्तन देके चले जाते हैं, उसी को हम बार्टर सिस्टम बोलते थे। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, हाउस होल्ड ने फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की। हमने लैंड दे दी फर्म को, हमने लेबर दे दिया, हमने कैपिटल दे दिया और एंटरप्रेन्योर दे दिया। जो भी फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए वो सारे के सारे प्रोड्यूस करके हमें दे दिए, क्योंकि वहां पे मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जमींदारी सिस्टम में आप लोगों ने देखा होगा, लोग क्या करते थे, अपनी जमीन किसान को दे देते थे, किसान वहां से प्रोडक्शन करता था, आधी प्रोडक्शन किसके पास जाती थी, फर्म के पास रहती थी, और आधी हाउस होल्ड को मिल जाती थी जो फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करवाता था। तो ये जो बार्टर सिस्टम वाला टॉप पॉइंट था जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसे हम बोलते हैं रियल फ्लो। और जहां पे हमारी मनी की बात आ गई थी, जहां पे फैक्टर पेमेंट्स और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया था, दैट इज नोन एज मनी फ्लो। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लो, एक फ्लो होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो के अंदर ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज होता है। हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज देते हैं और फर्म उसके बदले उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा के दे देती है। रियल फ्लो का एक और नाम है, दैट इज नोन एज फिजिकल फ्लो। इसको फर्स्ट पॉइंट हमने रियल फ्लो में देखा कि इसको हम फिजिकल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज। पॉइंट, इट डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोसेस को ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है। किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोसेस जानी जाती है उसके गुड्स एंड सर्विसेज से। आपने एक वर्ड सुना होगा जीडीपी। जीडीपी क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारे देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उनकी वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं। तो जितना ज्यादा हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज होंगे उससे हमारी ग्रोथ प्रोसेस पता चलेगी। जितनी ज्यादा हम फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे फर्म्स को, जितनी ज्यादा लैंड होगी, जितनी ज्यादा लेबर होंगी, जितनी ज्यादा कैपिटल होगा और जितना ज्यादा एंटरप्रेन्योर होगा, उतनी ही ज्यादा हमारी इकोनॉमी क्या करने वाली है, ग्रो करने वाली है। तो 3 पॉइंट हमने रियल फ्लो में देखे। पहला, रियल फ्लो में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। और रियल फ्लो ग्रोथ प्रोसेस के बारे में बताता है कि ज्यादा फैक्टर सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करवाते हो तो उतनी ही ज्यादा इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी। सेकेंड वन इज मनी फ्लो। मनी फ्लो का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल फ्लो।
नॉमिनल फ्लो क्या कहता है? ये कहता है कि जितनी भी इन्होंने इनकम कमाई वो इक्वल होती है उनके खर्चे के। जितना पैसा इनके पास आया इन फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम किसके इक्वल होती है? इनके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, जो भी इन्होंने कंजम्पशन पे खर्चा कर दिया। तो फैक्टर इनकम इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी हम लोगों ने देखा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर कोई सेविंग नहीं होती, जितना पैसा कमाया सारा का सारा खर्च कर दिया। तो ये था आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसके अंदर हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो को देखा, जिसके अंदर हमने जनरेशंस देखे, जिसके अंदर हमने उसकी डेफिनेशन देखी और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का हमने डायग्राम देखा। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। जानते हैं स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स क्या होते हैं। स्टॉक का मतलब हो गया कुछ भी चीज अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हमारे देश में कितने कोरोना के केसेस हैं, दैट इज नोन एज स्टॉक। और पूरे दिन में कितने केसेस आते हैं कितने जाते हैं, दैट इज नोन एज फ्लो। फॉर एग्जाम्पल एक और लेके देखो कि एक टैंक है और उस टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है। एक टाइम पे इस टाइम पे मेरे टैंक में कितना पानी भरा हुआ है, दैट इज नोन एज स्टॉक। और यहाँ पे एक टैप लगी हुई है, इस टैप में से कभी एक बॉटल पानी आता है, कभी एक गिलास पानी निकलता है, कभी एक बकेट पानी निकलता है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वाटर निकल रहा है, तो ये जो आता है दैट इज नोन एज फ्लो। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जब किसी चीज को मेजर करोगे दैट इज नोन एज स्टॉक। और किसी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम दे दिया फॉर एग्जांपल एक दिन का, एक साल का, एक महीने का, एक वीक का, तो उसे हम बोलते हैं फ्लो। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन। इसे किसी भी टाइम पे जाके आप मेजर कर सकते हो। स्टॉक को हम लोगों ने सीखा कि स्टॉक का मतलब वो वेरिएबल्स होते हैं जिसे एक टाइम पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इस टाइम पे जो कोरोना के केसेस हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दीज आर नोन एज स्टॉक वेरिएबल्स। और इनका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, किसी भी टाइम जाके आप मेजर कर सकते हो। फ्लो का मतलब वो वेरिएबल्स जिसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया। फर्स्ट अप्रैल से लेके 15 मई तक हमारे देश में कितने कोरोना के केसेस हैं, अगर मैं उन सबको निकालता हूं दैट विल बी नोन एज फ्लो वेरिएबल्स। ठीक है, पूरे दिन में कितने चेंज हो रहे हैं, एक पीरियड दे दिया, एक टाइम दे दिया, दैट इज नोन एज इट हैज टाइम डायमेंशन। इसका टाइम डायमेंशन होता है जैसे कि एक हफ्ता, एक दिन, एक साल या एक महीना। थर्ड पॉइंट इज इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक का मतलब होता है स्टिल रहने वाला, स्थिर रहने वाला, जो चेंज नहीं होता है। और फ्लो वेरिएबल वो होता है विच आर डायनेमिक इन नेचर। स्टॉक हमारा स्टिल कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इस टैंक में कितना वाटर है, दैट इज नोन एज स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब इस टैप में से कभी एक गिलास वाटर आता है, कभी एक बकेट वाटर आता है और कभी एक बॉटल वाटर आता है, अलग अलग आ रहा है, दैट इज नोन एज फ्लो। अभी मेरी क्लास में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिन्हें अगर मैं इन्हें मेजर करूं, दैट इज नोन एज स्टॉक कॉन्सेप्ट। पूरे दिन में कितने स्टूडेंट्स आते हैं, कितने स्टूडेंट्स जाते हैं, दैट इज नोन एज फ्लो वेरिएबल। तो किसी चीज को हम अगर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करें तो उसे हम स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करें तो उसे हम फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन इन 2011। हमारी टोटल पॉपुलेशन 2011 में कितनी है, दैट इज नोन एज स्टॉक कॉन्सेप्ट। और नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज फ्लो कॉन्सेप्ट। सेकेंड, नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली। दिल्ली में इस टाइम पे कितनी मारुति कार्स हैं और पूरे साल में कितनी कार मैन्युफैक्चर होती है,
मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज नोन एज फ्लो कॉन्सेप्ट। नेशनल वेल्थ, अगर नेशन की वेल्थ की बात करूं मैं, ये मेरा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। वेयर एज नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि नेशनल वेल्थ को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाएगा हमारी इकोनॉमी की कितनी वेल्थ है। वेयर एज नेशनल इनकम पूरे साल की कैलकुलेट की जाएगी कि पूरे साल में हमारी नेशनल इनकम कितनी आई है। तो किसी भी चीज को आप अगर मेजर करते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसे हम बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट, और किसी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हो तो उसे हम। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड जितना ज्यादा शेयर हो सके उतना शेयर करो। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस लाने के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।